Good morning student, welcome to physics class. This video is related to 12th English medium student। और जैसा कि आपको पता था कि हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस कर रहे थे और बोर एटॉमिक मॉडल में हम लोगों ने बोर के मॉडल को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल को भी डिस्कस कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ड्रॉबैक ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। तो आइए देखते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। बोर के मॉडल की क्या क्या कमियां रही, हम आज उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, आपको भी पता है, हमने जितना भी ये मॉडल पढ़ा बोर का, उसमें हमने ये देखा कि दिस मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर मोनो एटॉमिक और applicable for those atom in which we have only one electron। ये मॉडल केवल उन्हीं एटम के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल रहा जिनमें केवल क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था, और उनके लिए ये ज़्यादा काम नहीं करा। दिस मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज एटम इन विच वी हैव ओनली मोनो एटॉमिक, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मोनो एटॉमिक यानी कि एक इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन के लिए ये एप्लीकेबल है। आयोनाइज्ड हीलियम He+, एड आयोनाइज्ड लिथियम Li+। तो ये ऐसे उनके लिए ज़्यादा फ्रेंडली है जिनमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। Li++ को अपन Li+2 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। This model is applicable for those atoms in which we have only one electron। Okay, तो ये पहला इसका ड्रॉबैक था। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे एटम हैं जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, तो वहाँ पर बोर का मॉडल थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, दूसरी बात देखिए, According to Bohr model, we suppose that electron revolve around a nucleus in a circular path। बोर के एटॉमिक मॉडल से हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाता है। अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल, वी सपोज दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व या वी अज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ व्हाइल द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस इन एन एलिप्टिकल पाथ। माना यह जाता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाते हैं, जबकि वास्तव में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्कुलर नहीं, एलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाते हैं। सर्कुलर पाथ तो एलिप्स की वन ऑफ द कंडीशन है, एलिप्स जो होता है उसकी एकमात्र कंडीशन है सर्कल। ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। आप लोगों ने जो मैथ के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे कि एलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो होती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू। ये एक एलिप्स की इक्वेशन है, जबकि सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो होती है x² प्लस y² बराबर a²। एलिप्स में जो उसके फोकस होते हैं यानी जो उसका सेंटर होते हैं वो दो होते हैं, a और b। इसमें एक मेजर एक्सिस होती है, एक सेमी मेजर एक्सिस होती है। अगर a और b दोनों बराबर हो जाएं, जैसे ये एलिप्स देखिए, ये एलिप्स है, इसमें एक a है और एक b है, अगर a और b दोनों बराबर हो जाएं तो ये आपका बन जाएगा सर्कल। इफ a and b both are equal then it becomes circle। अगर a और b दोनों बन जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो ये सर्कल हो जाएगा। तो अगर आप इस इक्वेशन में x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1 में a और b दोनों बराबर कर दें तो क्या आएगा, x² अपॉन a² प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि बोर की बात गलत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि बोर की बात गलत है। बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, वो भी सर्कुलर पाथ में। लेकिन ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, बट वो एक्चुअलिटी में इलिप्टिकल पाथ में चलता है। सर्कुलर पाथ तो इज वन ऑफ द कंडीशन ऑफ एन इलिप्स है। ये तो इलिप्स की एकमात्र कंडीशन है, यानी सर्कुलर पाथ जो है वो इलिप्स की एकमात्र क्या है, कंडीशन है बोर के लिए। ये उसका सिस्टम कहने का था, उसका बात कहने की। तो ये बोर की 2 ड्रॉबैक हो गई। अब हम आगे चलते हैं। देखिए देखिए तीसरी ड्रॉबैक देखिए बोर मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और न्यूक्लियस जो होता है वो स्टेबल होता है। बोर मॉडल ये मान के चला है कि न्यूक्लियस अपनी जगह से नहीं हिलता, यानी न्यूक्लियस कैसी बॉडी, स्टेबल बॉडी। कोई भी चीज स्टेबल कब हो सकती है, आप बताइए कब हो सकती है कोई भी बॉडी स्टेबल? कोई भी बॉडी स्टेबल तब हो सकती है जब उसका मास इन्फिनिटी हो। कोई भी बॉडी तभी स्टेबल हो सकती है जब उसका मास कैसा हो, इन्फिनिटी हो। बोर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि भाई न्यूक्लियस स्टेबल है तो क्यों है। बोर मॉडल जो था उसमें ये माना गया था कि न्यूक्लियस स्टेबल होता है, ये एज्यूम किया गया था। अब जैसे आप लोगों का घर स्टेबल है, मेरा घर स्टेबल है, उसका रीजन ये है कि हम लोगों के घरों का मास इतना ज्यादा है कि वो शिफ्ट नहीं हो सकती। लेकिन न्यूक्लियस के साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर न्यूक्लियस स्टेबल क्यों है, इस बात का जवाब बोर के पास नहीं था, यानी वो इस बात को नहीं समझा पाया कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं और उसमें भी न्यूक्लियस क्या रहता है, स्टेबल रहता है। ठीक है, ये इसकी तीसरी कमी थी। चौथा ड्रॉबैक देखिए, चौथा ड्रॉबैक एक्चुअलिटी में सेकंड पोस्टुलेट सी है। सेकंड पोस्टुलेट अपने आप में एक ड्रॉबैक है। क्यों? सेकंड पोस्टुलेट आपकी क्या कहती थी? अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, बोर सेकंड पोस्टुलेट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट, ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एम वी एन आर एन बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। यही होता है ना बोर की सेकंड पोस्टुलेट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। ठीक है, सब बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, ये समझ में भी आ गया था। ये किस तरह से था, ये आपको याद होना चाहिए। जब बोर का मॉडल स्टार्ट किया था मैंने कहा था बोर ने अपनी कोई डिस्कवरी नहीं की थी, उसने तो प्लैंक के क्वांटम थ्योरी और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल, इन दोनों को मिलाकर अपना एक मॉडल प्रपोज किया था जिसमें 3 पोस्टुलेट थी। इसको हम क्वांटम रिलेशन भी बोलते थे, यानी ये प्लैंक के हिसाब से आया था। इसमें 2 टर्म मान लीजिए mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई। तो ये इसको नहीं पता था कि ये mvn rn बराबर nh अपॉन 2 पाई क्यों होता है। कहने का मतलब ये है कि मैंने बता दिया आपको mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई है, तो ये बोर नहीं बता पाया कि nh अपॉन 2 पाई mvr के बराबर कैसे है, इसको वो नहीं समझा। ठीक है, तो ये बोर मॉडल की एक और कमी है, वो उस बात को समझाने में बिल्कुल फेल रहा कि भाई सेकंड पोस्टुलेट उसकी आई तो आई कहां से। ठीक है, अगला देखिए फाइन स्ट्रक्चर। देखिए मैंने कहा था आपने सारे स्पेक्ट्रम पढ़ा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपने लाइनमैन पढ़ा, बामर पढ़ा, पास्चर, ब्रैकेट, फंड, कई सारी सीरीज पढ़ी और आपने देखा हर एक लाइन जो थी वो कई सारी लाइनों से मिलकर बनी है। ये आपने देख लिया था, आपने इतनी सारी सीरीज पढ़ी, इसमें आपने देखा था हर एक लाइन कई सारी लाइनों से मिलकर बनी है।
तो उस मतलब एक जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो कई सारी लाइन से मिलकर बनी है। जैसे ये लाइन है तो ये अकेली नहीं है, इसको तो देखा गया तो कई सारी लाइनें थी इसके अंदर। स्पेक्ट्रल लाइन में प्रेजेंट इस स्ट्रक्चर को ही हम लोगों ने नाम दिया था फाइन स्ट्रक्चर, और बोर जो था वो इस बात को समझाने में फेल रहा। व्हाट इज अ फाइन स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ स्पेक्ट्रल लाइन? बोर मॉडल इज फेल टू एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर इन स्पेक्ट्रल लाइन। तो ये स्पेक्ट्रल लाइन में फाइन स्ट्रक्चर को समझाने में भी फेल टोटली फेल था। ठीक है, इसके बाद आप आगे देखिए और लास्ट है अब आप लोगों की 8वीं मतलब 6th है। बोर की 6 ड्रॉबैक्स हैं और ये है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइट। देखिए कोई भी लाइट जाएगी तो वो अपने कोई भी लाइट कोई भी स्पेक्ट्रम लाइट जैसे जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में, कोई भी स्पेक्ट्रम लाइट को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से होकर गुजारते हैं, चली जाती है तो वो टूट जाती है। टूटने को हम बोलते हैं स्प्लिट, मतलब टूट जाना। ऐसे जाते जाते दो तरफ से पड़ जाएगी ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग को अपन बोलते हैं स्टार इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग को बोलते हैं ज़ीमान इफेक्ट। ये दोनों साइंटिस्ट के नेम है, स्टार भी साइंटिस्ट का नेम है और ज़ीमान भी साइंटिस्ट का नेम है। मतलब ये जो मॉडल है, अगर कोई स्पेक्ट्रल लाइन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में से होकर पास हो या मैग्नेटिक फील्ड में से पास हो तो वो टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग को अपन बोलते हैं स्टार इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग को अपन बोलते हैं ज़ीमान इफेक्ट। तो ये बोर मॉडल की 6 कमियां थी। 6 कमियों को आपने काफी अच्छी तरीके से डिटेल में स्टडी कर लिया होगा और आपको खूब अच्छी तरीके से पता है कि कमियां तो वैसे भी ऑलरेडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बजाय उसके एक्टिव मॉडल। ठीक है, तो ये बोर की कमियां थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकंड पोस्टुलेट। बोर की सेकंड पोस्टुलेट का एक्सप्लेनेशन है बाय डी ब्रॉगली। मतलब डी ब्रॉगली साइंटिस्ट हैं, वो बोर की सेकंड पोस्टुलेट को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो बोर की सेकंड पोस्टुलेट का एक्सप्लेनेशन है वो भी किसके हिसाब से? डी ब्रॉगली के हिसाब से। डी ब्रॉगली बोर की सेकंड पोस्टुलेट को एक्सप्लेन करेगा। किस तरह से करता है देखिए। जैसे ये न्यूक्लियस है आपका Ze, ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। बोर की सेकंड पोस्टुलेट भी बहुत अच्छा टॉपिक है, ये इस साल के आपके बोर्ड एग्जाम्स में आया भी है। अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। और ये था आपका mvn rn बराबर nh/2π, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि बोर इस बात को नहीं बता पाया था कि mvn rn बराबर nh/2π क्यों आया। और ये चल रहा है आपका एक्सप्लेनेशन, यानी कि बोर की इस बात को प्रूव करेगा कौन? डी ब्रॉगली। वैसे आप लोगों ने 11th क्लास में केमिस्ट्री में डी ब्रॉगली के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किया है। डी ब्रॉगली ने मैटर वेव के बारे में कहा था। डी ब्रॉगली के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है
उसका ड्वेल नेचर होता है। ड्वेल नेचर मतलब वो पार्टिकल भी है और वेव भी है, यानी घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन अपने आप में है ही, वो वेव भी एमिट करता है। हर एक मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव होती है। ये डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट था, डी ब्रॉगली की मेन बात थी। तो आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो सही, साथ के साथ ये वेव भी एमिट करेगा, ऐसे वेव चलेगी। देखिए और दूसरे एंड से ये वेव इस तरह से लौट के आएंगे। ये मान लीजिए nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है, rn है। आप इस तरह के कल्चर से एक बात समझ रहे होंगे कि एक वेव जितनी एनर्जी लेकर जा रही है, नीचे से दूसरी वेव आ रही है रिफ्लेक्ट होकर, वो उतनी एनर्जी उसको वापस प्रोवाइड कर रही है। इस तरह की वेव को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में स्टेशनरी वेव कहते हैं। इस तरह की वेव्स को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में स्टेशनरी वेव्स कहते हैं, और इसमें नोड और एंटी नोड बनते हैं। वैसे एक वेव की वेवलेंथ यहां से यहां तक, एक वेव की वेवलेंथ होती है लैम्डा। एक वेव की वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा। और ऐसे यहां पर n बनेंगी, वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, n लैम्डा। वेवलेंथ हो जाएगी n लैम्डा। तो वेवलेंथ n लैम्डा है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे घूम रहा है उसकी लेंथ भी तो हो गई। दोबारा समझना इस कॉन्सेप्ट को। एक वेव की वेवलेंथ है लैम्डा, ऐसे बहुत सारी है, तो n की वेवलेंथ हो गई n लैम्डा। तो इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे घूम रहा है, जो सर्कल इसने बनाया है, जो उसने सर्कल बनाया है, तो सर्कल बनाया इलेक्ट्रॉन, ये वेव की वेवलेंथ है, और ये सर्कल बनाया है जिसकी रेडियस कितनी है, rn है। तो ये जो सर्कल की जो लेंथ है, जिस पाथ पर वो चल रहा है, वो वेवलेंथ के बराबर हो गया, यानी n लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई rn। 2 पाई rn। और बोर की जो सॉरी n लैम्डा बराबर 2 पाई rn। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आना चाहिए, ये बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए। एक वेव की वेवलेंथ लैम्डा ऐसे जाने कितनी बनी होगी, n लैम्डा, क्योंकि और n लैम्डा बनी होगी। और दूसरी बात ये कि इसमें जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, उसकी सर्कमफेरेंस। ये पेपर में इस साल आया था, बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज भी हुए, क्योंकि ये डायग्राम बनाने को आया तो उसने कहा था कि n बराबर 3 के लिए बनाइए। बताऊंगा मैं उस क्वेश्चन को भी, पहले तक देखिए। बोर की जो डी ब्रॉगली की जो हाइपोथेसिस है, वो ये कहती है कि कोई भी वेव अगर कोई भी पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव होती है और उस वेव की वेवलेंथ होती है लैम्डा बराबर h अपॉन p, यानी कि h अपॉन mvn, ये आपकी वेवलेंथ होगी। लैम्डा बराबर h अपॉन mvn। अपन इस लैम्डा की वैल्यू यहां रख देते हैं, तो ये आया nh अपॉन mvn बराबर 2 पाई rn। और सही तरीके से ऐसा कीजिए, इस 2 पाई को नीचे ले जाइए और mvn को यहां ले जाइए, तो क्या आया बताइए, mvn rn बराबर nh अपॉन 2 पाई। ये कैसा, mvn rn बराबर nh अपॉन 2 पाई, ये निकल के आएगा आप लोगों का क्या, तो हो गया प्रूफ। तो इस तरह से डी ब्रॉगली ने इसको क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। ये बोर की सेकंड पोस्टुलेट का एक्सप्लेनेशन था बाय डी ब्रॉगली। ठीक है, अब हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक रह जाता है, छोटा सा टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखते आइए। ये चैप्टर का आखिरी टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आइए इसको स्टडी करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप कहेंगे सर ये तो पढ़ा दिया आपने, अब क्यों पढ़ा दिया? एक्चुअली में मैंने आपको बताया था
कि जो बोर का जो एटम का पहला मॉडल आया था 1898 में जे थॉमसन का, उससे भी लगभग 20 साल पहले, लगभग 78 या 80 के आसपास, जैकब बामर ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को देख लिया था। यानी बोर का पहला मॉडल तो 1898 में आया था, मतलब एटम का पहला मॉडल तो 1898 में आया था, लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देख लिया गया था उससे 20 साल पहले से ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देख लिया गया था। तो वो मॉडल, वो एटम क्या, वो स्पेक्ट्रम क्या कह रहा था, उसकी बात को समझिए। देखिए, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो किसमें रहता है, ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम रिमेन इन ग्राउंड स्टेट, रिमेन इन ग्राउंड स्टेट व्हेन वी गिव एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, when we gave energy to the electron, then electron transfer from lower energy level to higher energy level। जब हम उसको एनर्जी देते हैं तो एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ चला जाता है, हायर एनर्जी लेवल पर, where electron stand only for 10 to the power minus 8 सेकेंड, जहाँ इलेक्ट्रॉन केवल 10 की पावर -8 सेकेंड तक रुकता है। देन ट्रांसफर टू इट्स ओरिजिनल एनर्जी लेवल, और ओरिजिनल एनर्जी लेवल में ट्रांसफर करता है एंड एमिट द स्पेक्ट्रल लाइन, और ये स्पेक्ट्रल लाइन को क्या करता है, एमिट करता है। सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है उसको अपन स्पेक्ट्रल सीरीज कहते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रल लाइन को एमिट करता है, तो स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज और स्पेक्ट्रल सीरीज कहते हैं। अगर हम कोई फोटोग्राफिक प्लेट ले लें, फोटोग्राफिक प्लेट ले लें और उस फोटोग्राफिक प्लेट पर अगर हम उसका कोई फिंगरप्रिंट निकालना चाहें, फिंगरप्रिंट एक प्रोसीजर होता है, हम देखना चाहें कि कैसी आएंगी, तो हमको ब्लैक सरफेस पर ब्राइट लाइन मिलेंगी। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर फोटोग्राफिक प्लेट्स क्या होती हैं? देखिए, आजकल हम लोग जो कैमराज यूज़ करते हैं वो डिजिटल कैमरा होता है। पहले के टाइम पर ऐसे कैमराज आते थे जिनमें हम लोग रोल डालते थे, तो वो रोल जो होता था उस पर सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश होती थी, और जैसे ही वो रोल किसी लाइट के कांटेक्ट में आता था तो उसका सारा पिक्चर आ जाता था उसके ऊपर। कैमरे से हम जब फोटो खींचते थे तो होता क्या था, कैमरे से जब हम फोटो खींचते थे कैमरा फ्लैश मारता था और थोड़ी देर के लिए लेंस ओपन होता था, तो जितने एरिया पे लाइट पड़ती थी वो सारा उसमें प्रिंट आया था। वही सिस्टम यहाँ पर है। तो हम जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है और उस इलेक्ट्रॉन में जब हम उसको पास आउट करते हैं, मतलब उसको उसकी फिंगरप्रिंट लेना चाहेंगे अब उसकी, यानी उसकी अगर हम देखना चाहें तो फोटोग्राफी प्लेट पर, फोटोग्राफी प्लेट सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश की हुई प्लास्टिक पर एक प्लेट होती है, उस पर हमको ब्लैक होती है वो सरफेस, उस पर हमको जगह जगह ब्राइट लाइंस मिलेंगी। इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम एमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। दोबारा सुनिए, जनरली द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम रिमेन इन ग्राउंड स्टेट। When we give energy to the electron of hydrogen atom, it get excited and transfer from lower energy level to higher energy level and stand only 10 to the power minus 8 second. Then transfer to its ground energy level and emit the spectral line. Series of spectral line is known spectral series, and this type of spectrum is known emission spectrum. इस तरह के स्पेक्ट्रम आपको क्या कहलाता है? एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। We observe bright line, हमको bright line मिलेगी on a black surface, काली सरफेस के ऊपर हमको मिलेंगी bright lines, चमकीली रेखाएं। एक डायग्राम बना के बताओ। देखा जाए तो वैसे ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, बट फिर भी देख लीजिए। ऐसे इस तरह से आपको जगह जगह लाइन मिलती है, कुछ छोड़ के ग्रुप में, यहाँ से यहाँ तक ये लाइमन है, ये लाइमन सीरीज है, ये बार्मर है, और लास्ट वाली ये पास्चर है, ये पास्चर सीरीज है। तो अलग अलग हमको इस तरह से मिलती हैं वाइट लाइंस के ऊपर। और अगर इसी पूरे स्पेक्ट्रम को अगर हम वाइट लाइन में से ऊपर गुजारते हैं तो जहां जहां पर आपको ये चमकीली लाइन मिल रही है ना, ब्राइट लाइन, उन जगहों पर आपको डार्क लाइन मिलेगी। इस तरह के स्पेक्ट्रम को बोलेंगे
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। वो तो आप लोग 11th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। जो जितना अच्छा एब्जॉर्बर होता है वो उतना ही अच्छा क्या होता है, एमिटर होता है। तो आपको वहां पर उतनी ही अच्छी क्या मिलेगी, स्पेक्ट्रल लाइन भी मिल सकती है। उस तरह के स्पेक्ट्रम को अपन बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। इसको अपन एमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का पूरा स्टडी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, मैंने आपको कहा था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो स्टडी की थी वो बार्मर ने की थी। तो बार्मर ने किस तरह से स्टडी की थी देखिए। देखिए, बार्मर के हिसाब से when electron of hydrogen atom transfer from higher energy level n2 equals to 3, 4, 5 from n1 equals to 2, जब हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल 3, 4, 5 से सेकेंड एनर्जी लेवल n1 equals to 2 में ट्रांसफर करता है, then emit the spectral line. Series of spectral line is known Balmer series. उसको हम बार्मर सीरीज कहते हैं। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आएगा, when electron transfer from थर्ड एनर्जी लेवल टू सेकेंड एनर्जी लेवल, तो जो वेवलेंथ होगी उसका नाम दिया गया है एच अल्फा। अगर इलेक्ट्रॉन 4 से 2 में आएगा तो उसका नाम दिया गया है एच बीटा। और इलेक्ट्रॉन अगर 5 से 2 में आएगा तो उसका नाम है एच गामा। और ऐसे ही कोई अगर हम छठा ऑर्बिट बना लें तो ये आएगा आपका एच डेल्टा। तो आप सबके लिए सॉल्व कर सकते हैं। वेवलेंथ फॉर एच अल्फा, एच अल्फा के लिए सॉल्व कर सकते हैं। एच अल्फा के लिए आता है 1 लेमडा बराबर आर 1 n1 स्क्वायर। तो n1 स्क्वायर करेंगे तो n1 की जगह अपन रखेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 माइनस 1/n2 स्क्वायर। n2 की जगह रखेंगे तो हम 3, तो यह आएगा 1/9। एलसीएम लेंगे 36, 1 लेमडा बराबर, और ऊपर आएगा r, तो ये है ये 9 - 4, और इस सबको सॉल्व करने पर आएगा लेमडा बराबर 36/5r। इससे पहले भी आपने पढ़ा था, लेकिन आपने कभी किसी के लिए कोई पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकाली। तो 36/5r, और इसको अपन वैल्यू रख लेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लगभग ये 656 नैनोमीटर आएगा। और ये रेड लाइट होगी, यानी एच अल्फा का जो कलर होगा वो रेड होगा। उसी तरीके से अगर आप सबके लिए निकालेंगे तो एच डेल्टा का जो कलर आएगा वो वॉयलेट आएगा। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो आपने सीरीज पढ़ी है, 5 सीरीज, लायमन, बार्मर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, उनमें एकमात्र बार्मर सीरीज ही है जो आपको क्लियरली दिखाई देती है। और कोई सीरीज आपको बहुत अच्छी तरीके से विजुलाइज नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से नहीं दिखाई देती। तो इसी तरह से आप जब सॉल्व करेंगे तो एच अल्फा के लिए जैसे आपने सॉल्व किया, इसी तरीके से अगर आप एच बीटा के लिए सॉल्व करते तो देखिए यहाँ पर n1 की वैल्यू तो अपन लेते 2, लेकिन n2 की वैल्यू लेते 4, यानी कि यहाँ आता 1/4 माइनस 1/16। सॉल्व करते 400 समथिंग कुछ आंसर आता। तो वो सबके अलग अलग सॉल्यूशन है। ये जो आपने टॉपिक पढ़ा है ये एक तरह का थ्योरेटिकल टॉपिक है। थ्योरेटिकल मतलब इसमें कहीं कोई डेरिवेशन नहीं है, एक सिंपल थ्योरी बेस्ड बात चली है और उसके बारे में हमने आपको सब कुछ बताया है।
आज जो आपने बेसिकली जो दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े थे वो था ड्रॉबैक्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल और सेकंड पोस्टुलेट का एक्सप्लेनेशन बाय डी ब्रॉगली, वो पेपर में भी आ चुका है, मैंने आपसे कहा था। और इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया थ्योरेटिकली। रही बात न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल को जब हम लोग आपस में मिलेंगे तो हमारे पास बुक होगी, तो हम उस न्यूमेरिकल को कराएंगे अच्छी तरीके से। अभी हमने सिर्फ ये थ्योरेटिकली आपको चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा यानी टुमारो हम लोग एक नए चैप्टर के साथ बात करेंगे, और वो नया चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 13 होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला। तो एक तरह से देखा जाए तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। काफ़ी ठीक चैप्टर था, अच्छा चैप्टर था। और वीडियोस आप कंटिन्यू देखते रहिए, नोट्स भी आपको ग्रुप में सर ने सेंड किए होंगे, उनको देखते रहिए। और किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो कंसल्ट कर सकता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।